कुछ दिन पहले खबर आई थी टेलीविजन एक्ट्रेस हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनका इलाज चल रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि फलां को स्टेज 1 कैंसर हुआ है, किसी को स्टेज 4 कैंसर हो गया। हम जब भी कैंसर की बात करते हैं इसके स्टेज का भी जिक्र आता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। लेकिन आखिर इनका मतलब क्या है? किस स्टेज के कैंसर में इलाज मुमकिन है, कौन सी स्टेज जानलेवा है और कौन सी नहीं? आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। ये भी समझेंगे कि कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं, ये कैसे तय की जाती हैं, इनका क्या मतलब होता है और हर स्टेज का क्या इलाज है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज के दिन सारी दुनिया में एक कॉमन स्टेजिंग सिस्टम यूज करते हैं ज़्यादातर कैंसर्स के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं TNM स्टेजिंग सिस्टम। इसमें T स्टेज होती है ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर या जो शुरुआती ट्यूमर जहाँ से हुआ, वो T1 से लेके T4 तक हो सकता है। फिर आता है N जो नोडल स्टेजिंग है, यानी जैसे लिम्फ नोड्स होती हैं गले में या बगल में, तो ये N1 से लेके N3 तक हो सकता है। और इसके अलावा M स्टेज होती है डिस्टेंट स्प्रेड के लिए, या तो M0 या मतलब कोई बीमारी नहीं है, और M1 है कि अगर बीमारी शरीर के दूसरे हिस्से में फैली हुई है। तो ये TNM जो इंफॉर्मेशन है, T, N और M, इसको मिला करके जो है हर मरीज के लिए एक स्टेज डिफाइन की जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ग्रुप। और ये स्टेज ग्रुप या तो स्टेज 0 होता है, स्टेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या स्टेज 4 होता है। स्टेज 0 का मतलब है कैंसर वो जो शरीर के दूसरे हिस्सों में अभी नहीं फैलेगा, इसे नॉन इन्वेजिव या इन सीटू कैंसर भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद जब कैंसर में फैलने की एबिलिटी आ जाती है तो फिर ये कई बार काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ के फैल सकता है। और इसमें स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक 4 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 1 तब होती है जब कैंसर जो है जनरली जहाँ शुरू हुआ वहीं पर है और छोटे साइज में है। स्टेज 2 कैंसर की वो स्टेज है जब जहाँ शुरू हुआ तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, या कुछ केसेस में लिम्फ नोड्स जो होती हैं उसमें थोड़ी शुरुआती स्प्रेड है। स्टेज 3 है कैंसर जब उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, या जहाँ शुरू हुआ उसने आसपास की और स्ट्रक्चर्स को जो है अफेक्ट किया, या फिर वो लिम्फ नोड्स में काफ़ी स्प्रेड है। लेकिन इन तीनों स्टेजेस में, स्टेजेस 1, 2 और 3 में कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैला। तो इसमें से स्टेज 1 और स्टेज 2 को जनरली ओवरऑल हम लोग जो है अर्ली कैंसर में काउंट करते हैं, अर्ली या शुरुआती। स्टेज 3 जो है एडवांस्ड या लोकली एडवांस्ड कैंसर होता है, जिसमें कैंसर बढ़ गया है लेकिन फिर भी अभी दूसरे हिस्सों में नहीं फैला। इसके बाद जो स्टेज 4 आती है, जनरली इसको हम लोग मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं, जब वो दूसरे हिस्सों में फैला है। जनरली जो सोच है अभी भी और पहले तो ये थी कि स्टेज 4 कैंसर को लोग कहते थे कि ये लाइलाज कैंसर है, क्योंकि दूसरे हिस्सों में फैलने के बाद इसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल इस सोच में कुछ बदलाव आ रहा है। कैंसर के इलाज में 3 ही तरह के इलाज होते हैं। एक है सर्जरी या ऑपरेशन, एक है रेडियोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा जिसमें हाई एनर्जी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरा है दवाइयाँ। दवाइयों में हम कीमोथेरेपी हैं, कुछ हार्मोनल टाइप की मेडिसिन हैं, कुछ टारगेटेड थेरेपी हैं और कुछ इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ हैं। इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो किस मरीज में क्या इलाज होगा वो उसकी स्टेज पे, किस तरह का कैंसर है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओवरऑल जो स्टेज 1 कैंसर है उसका इलाज थोड़ा सिंपल होता है। ज़्यादातर केसेस में या तो सिर्फ सर्जरी से या सिर्फ रेडिएशन से उसका इलाज हो पाता है। और इसमें जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट 90% से ऊपर आसानी से मिल जाता है, और ये 95 से 99% तक की सक्सेस भी हो सकती है। स्टेज 2 जो अर्ली कैंसर में ही आता है, इसमें भी इलाज काफ़ी सक्सेसफुल है और सक्सेस रेट 80, 85, 90% काफ़ी ज़्यादातर केसेस में हमें मतलब कैंसर्स में मिलता है। स्टेज 3 में जब आते हैं तो इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह के केसेस में काफ़ी केसेस में हमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
कई बार हम लोग पहले कीमोथेरेपी दे के फिर ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी या दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेज 3 में जो सक्सेस रेट है वो या क्योर रेट है वो 50, 60, 65% के आसपास रहता है। स्टेज 4 जिसको हम लोग पहले लाइलाज कहते थे और जिसमें हम लोग बोलते थे कि क्योर रेट 0 है, आज के दिन मॉडर्न इलाज के थ्रू, आजकल जो आधुनिक चिकित्सा है उसके थ्रू हम स्टेज 4 में भी 5 से 10% मरीजों में या तो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाते हैं, या जड़ से नहीं भी ख़त्म हो तो काफ़ी लंबी लाइफ हमें मरीजों में मिल सकती है। साफ है, अगर कैंसर का पता समय रहते लग जाए तो इलाज आसानी से हो सकता है। अगर देर से पता चले तो कैंसर शरीर के बाकी हिस्सों में, बाकी अंगों में फैल जाता है। ऐसे में इलाज मुश्किल हो जाता है, पर नामुमकिन हरगिज भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि जागरूकता हो और कैंसर के लक्षणों को सही समय पर पहचाना जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कैंसर किन 6 वजहों से होता है। किसी को कैंसर क्यों होता है, कैंसर होने की वो एक वजह क्या है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हाल फिलहाल में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इस पर एक स्टडी की है। इसमें बताया गया है कि कैंसर होने के 6 बड़े कारण होते हैं। इनमें सबसे पहला कारण है स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी भले ही आप खुद सिगरेट या बीड़ी ना पी रहे हों, पर आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है और वो धुआं सांस के जरिए आपके अंदर जा रहा है। ये स्मोकिंग जितना ही खतरनाक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, फिर भी उसे लंग कैंसर हो जाता है, और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह प्रदूषण है और सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं और वो धुआं उसके अंदर जा रहा है। दुनिया भर में जितने भी कैंसर के मामले सामने आते हैं उनमें लगभग 20% की वजह स्मोकिंग है। स्मोकिंग से सिर्फ फेफड़ों का कैंसर ही नहीं होता है, बल्कि ब्लैडर, गले और पैनक्रिया का भी कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग से जीन्स में बदलाव हो सकता है, इम्यून सिस्टम के काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, और फिर इससे कैंसर के ट्यूमर को पैदा होने और बढ़ने का मौका मिल जाता है। कैंसर होने की दूसरी बहुत बड़ी वजह मोटापा है, यानी ओबेसिटी। मोटापा कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट और एसोफेगल कैंसर से जुड़ा हुआ है, यानी अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप कैंसर के रिस्क पर हैं। दरअसल हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जिससे शरीर में अंदरूनी सूजन आ जाती है, उसके जो सेल्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, और इससे कैंसर के सेल्स को भी बढ़ने का मौका मिल जाता है। तीसरी वजह है शराब पीना। इससे लिवर, मुंह, गले और ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है। लिवर कैंसर तो सीधे तौर पर शराब पीने से जुड़ा है। लंबे वक्त तक खूब शराब पीने से लिवर सिरोसिस हो सकता है। इसमें लिवर धीरे धीरे खराब होने लगता है और आखिर में फेल हो जाता है। इससे भी कैंसर का खतरा बढ़ता है। अगर आप कैंसर के मरीज हैं तो शराब की एक बूंद भी मत पीजिए, वरना कीमोथेरेपी का असर घट जाता है, उल्टा साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं। कैंसर होने की चौथी वजह है खराब डाइट। अगर कोई रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाता है, फल और सब्जियां नहीं खाता है, उसकी डाइट में फाइबर नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो उसे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक संतुलित डाइट लें, अपने खाने में हर पोषक तत्व को शामिल करें। स्टडी के मुताबिक कैंसर की 5वीं वजह आलस है, यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी करने से इंसुलिन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं। वहीं जब आप आलस करते हैं, लेटे रहते हैं, डाइट अच्छी नहीं लेते, तब ये दोनों हार्मोन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाते हैं। इससे कैंसर के सेल्स को पैदा होने और बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसलिए ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक एक अडल्ट इंसान को हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट तक हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे। अगर क्षमता हो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। छठी वजह है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से होता है। इससे मेलानोमा होने का रिस्क बढ़ता है। मेलानोमा स्किन से जुड़ा कैंसर है। हालांकि सनस्क्रीन लगाकर आप इन UV रे से बच सकते हैं। कैंसर होने की 7वीं वजह HPV जैसे इन्फेक्शन है। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब महिलाओं में सर्विकल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण HPV ही है। वहीं पुरुषों को भी इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ऐसे में HPV वैक्सीन को बचपन में ही लगा दिया जाए तो कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। हाल ही में हुई एक स्टडी से यह भी पता चला कि HPV वैक्सीन पुरुषों में सिर और गर्दन के कैंसर का रिस्क कम कर सकती है। समझे,
अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास से हेल्थ टिप। देसी घी या मक्खन, कौन है ज्यादा हेल्दी? देसी घी और मक्खन, इनको लेकर हमेशा से एक बहस रही है। क्या यही कि दोनों में से ज्यादा हेल्दी कौन सा है? यही सवाल हमने पूछा डाइटिशियन अनु अग्रवाल से। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि देसी घी और मक्खन के अपने अपने फायदे हैं। पहले बात देसी घी की। देसी घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पाए जाते हैं। इसमें एक फैटी एसिड भी होता है जो हमारे पेट का ख्याल रखता है, हमारा हाजमा दुरुस्त रखता है और अंदरूनी सूजन घटाता है। घी में लैक्टोज नहीं होता। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो बिना दिक्कत के घी खा सकते हैं। साथ ही घी को पचाना भी आसान होता है। घी का स्मोक पॉइंट हाई होता है, यानी तेज आंच पर यह जलता नहीं है आसानी से। घी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हालांकि घी में सैचुरेटेड फैट होता है जिसे आमतौर पर हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि शरीर को थोड़े सैचुरेटेड फैट की भी जरूरत होती है। घी में ट्रांस फैट नहीं होता, जो अच्छी बात है। ट्रांस फैट एक तरह का वसा है जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देता है। इसलिए दिल का ख्याल रखने के लिए आपको घी खाना चाहिए, पर सीमित मात्रा में। अब बात मक्खन की। मक्खन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। मक्खन में थोड़ा लैक्टोज और कैसीन भी होता है, यानी जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उन्हें मक्खन से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही मक्खन कम आंच पर जलने भी लगता है। ऐसे में बटर के अंदर कुछ ऐसे तत्व बन सकते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। मक्खन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही फैट पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही मक्खन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें विटामिन डी भी होता है। शरीर में विटामिन डी बहुत ज़रूरी है ताकि हड्डियां कैल्शियम अच्छे से सोख पाएं। कुल मिलाकर हड्डियों की मजबूती के लिए ये ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखिए, घी हो या मक्खन, कैलोरीज दोनों में ही ज़्यादा होती हैं। 1 चम्मच घी यानी 5 ग्राम घी में 123 कैलोरीज होती हैं और 1 चम्मच मक्खन में 100 कैलोरीज होती हैं। इसलिए जो भी खाइए बहुत ही सीमित मात्रा में खाइए। दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपनी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, पर आप अपनी सेहत और ज़रूरतों के हिसाब से चुन सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प क्या है, घी या फिर मक्खन। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।